नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। काबुल से 168 लोगों को लेकर वायुसेना का विशेष विमान हिंडन हवाई अड्डे पहुंचा। देश में कोविड रोगियों की संख्या घटकर कुल संक्रमित लोगों की 1.09% हुई। पिछले साल मार्च के बाद सबसे कम मरीज, अब तक 58 करोड़ 14 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए गए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विपक्ष पर संसद में गतिरोध का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के रवैये के कारण सत्र में चर्चा नहीं हो सकी। तमिलनाडु से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इला गणेशन मणिपुर के राज्यपाल नियुक्त। आज रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संस्कृत दिवस पर लोगों को बधाई दी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई का आज 382वां स्थापना दिवस और अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अमित खत्री ने 10,000 मीटर पैदल चाल में रजत पदक जीता। दोपहर समाचार में रवि कपूर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। भारतीय वायुसेना की विशेष उड़ान से 107 भारतीय नागरिक सहित 168 लोग आज काबुल से गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डे पर पहुंचे। इससे पहले अफगानिस्तान के काबुल से सुरक्षित दोहा ले जाए गए 135 भारतीयों को कल रात स्वदेश लाया गया। कतर के दोहा में भारतीय दूतावास ने उनकी सुरक्षित वापसी के लिए हर तरह की सहायता प्रदान की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि ताजिकिस्तान से 87 भारतीयों को ला रही एयर इंडिया की उड़ान नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। नेपाल के 2 नागरिकों को भी अफगानिस्तान से सुरक्षित निकाला गया है। उन्होंने बताया कि इसके बाद 2 और उड़ानों के जरिए बाकी लोगों को भी लाया जाएगा। भारत ताजिकिस्तान के दुशानबे और कतर के रास्ते अपने नागरिकों को विमान से स्वदेश ला रहा है। भारतीय वायुसेना अफगानिस्तान में अपने राजदूत सहित अब तक लगभग 180 लोगों को वापस ला चुकी है। विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में रह रहे भारतीय नागरिकों से अपील की है कि सहायता की आवश्यकता होने पर वे विशेष अफगानिस्तान प्रकोष्ठ से तत्काल संपर्क करें। अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों की वापसी और अन्य सहायता के लिए समन्वय के प्रयोजन से इस प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 58 करोड़ 14 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 52,23,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.57% हो गई है, जो पिछले वर्ष मार्च के बाद सर्वाधिक है।
कल 38,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। अभी तक 3 करोड़ 16 लाख से अधिक व्यक्ति संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। देश में कल 30,900 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय 3,53,000 से अधिक कोविड मरीजों का उपचार चल रहा है। कोविड मरीजों की संख्या कुल संक्रमित लोगों का 1.09% है। कल कोविड से 403 लोगों की मृत्यु हुई। इस महामारी से अब तक 4,34,000 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। कोविड जांच की क्षमता में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है और अब तक 50 करोड़ 62 लाख से अधिक जांच की जा चुकी हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के 10 अस्पतालों में स्थापित नए ऑक्सीजन संयंत्रों को वर्चुअल माध्यम से समर्पित किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि लगभग 6 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से स्थापित इन ऑक्सीजन संयंत्रों की उत्पादन क्षमता 5,500 लीटर प्रति मिनट है। ऑक्सीजन प्लांट सीहोर जिले में आष्टा और रेहटी, विदिशा जिले में विदिशा सिरोंज, खरगोन जिले में खरगोन बड़वाह, सागर जिले में खुरई के अलावा कटनी, टीकमगढ़ और नरसिंहपुर जिलों में स्थापित किए गए हैं। प्रदेश में 190 ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इनमें से अभी तक 68 प्लांट्स स्थापित किए जा चुके हैं, वहीं 65 प्लांट्स अब तक क्रियाशील किए गए हैं। सितंबर माह तक शेष सभी संयंत्र क्रियाशील हो जाएंगे। इन सभी संयंत्रों से कुल 221 मैट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा सकेगा। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। भारत ने पोलियो विषाणु से बचने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर अफगानिस्तान से लौटने वाले लोगों को पोलियो रोधी निःशुल्क टीका लगाने का निर्णय किया है। नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उन्हें पोलियो का टीका दिया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ये जानकारी दी। विश्व में पोलियो के 3 तरह के स्ट्रेन हैं। इन तीनों के लक्षण एक जैसे होते हैं। इनसे लाइलाज लकवा और मृत्यु तक हो सकती है, लेकिन इन तीनों ही रूपों में आनुवंशिक और विषाणु संबंधी अंतर होते हैं, जिस कारण इनमें से हर एक का अलग अलग उन्मूलन करना जरूरी है। वर्तमान में विश्व से 2 प्रकार के पोलियो का उन्मूलन हो चुका है और केवल एक प्रकार का पोलियो विषाणु सिर्फ 2 देशों अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कल्याण सिंह ने जन कल्याण को अपने जीवन का मंत्र बना लिया था। लखनऊ में आज कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के बाद श्री मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने प्रदेश और देश के विकास के लिए काम किया। वे ईमानदारी और योग्य प्रशासक का पर्याय बन गए थे। एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। हम उनके भरपाई के लिए उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखे। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दें और प्रभु राम उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति दें और देश में भी यहाँ के मूल्यों, यहाँ आदर्शों, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं में विश्वास करने वाले हर दुखी जन को प्रभु राम ढाढ़स दे, यही प्रार्थना करता हूँ। भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई नेता पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लखनऊ पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता दत्तात्रेय होसपोले भी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लखनऊ पहुंच गए हैं। 89 वर्षीय कल्याण सिंह 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और 9 बार राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। वे राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। वे बुलंदशहर और एटा से 2 बार सांसद बने। बुलंदशहर जिले के नरौरा घाट पर कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। श्री सिंह का लंबी बीमारी के बाद कल निधन हो गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनके निधन पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें बड़ा भाई कहूं या मित्र कहूं, ये कहना मुश्किल है। जब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने तो उस समय उन्होंने मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा यूथ विंग का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था
और उसके बाद यह सिलसिला लगातार आगे बढ़ता ही रहा। वैसे कई ऐसी घटनाएं हैं कि यदि मैं चर्चा करूं तो उस पर बहुत ही लंबा समय लगेगा, लेकिन श्री कल्याण सिंह जी को मैं सचमुच अपना नेता कहूं या बड़ा भाई कहूं या उन्हें हम एक मित्र कहें, ये फैसला कर पाना बहुत ही कठिन है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने श्री सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह के निधन को बहुत बड़ी क्षति बताया। माननीय कल्याण सिंह जी के प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक और जिस दिन सायंकाल नरोरा में गंगा जी के तट पर अंतिम संस्कार की कार्रवाई संपन्न होगी, यानी 23 अगस्त को प्रदेश के अंदर सार्वजनिक अवकाश घोषित रहेगा, जिससे हर व्यक्ति अपने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। और उसके उपरांत अपराह्न में नरोरा में अंतिम संस्कार की कार्रवाई पूरे राजकीय सम्मान के साथ संपन्न होगा। मैं इस अवसर पर अपने दिवंगत नेता को नम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित अनेक नेता और समाज के विभिन्न वर्गों ने श्री कल्याण सिंह के निधन पर दुख प्रकट किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि पूरे मॉनसून सत्र में विपक्षी दलों ने किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने का कोई अवसर नहीं दिया। विपक्ष ने संसद में गतिरोध उत्पन्न किया क्योंकि वो चाहता था कि सत्र निरर्थक रहे। श्री अनुराग सिंह ठाकुर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनने के बाद हिमाचल प्रदेश की अपनी पहली यात्रा के चौथे दिन आज धर्मशाला में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद ईला गणेशन मणिपुर के नए राज्यपाल होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में आज 382 साल पहले हुए एक समझौते की स्मृति में मद्रास दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन 1639 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास पट्टनम नाम का एक समुद्र तटीय गांव खरीदा था। वर्ष 2004 से मद्रास दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री स्टालिन ने चेन्नई के निवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आज विश्व संस्कृत दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत में सभी को शुभकामनाएं और बधाई दी हैं। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा प्राचीन के साथ साथ आधुनिक भी है। इसमें गहन तत्व ज्ञान के साथ तरुण काव्य भी है। श्री मोदी ने कहा कि यह सरलता से अभ्यास के योग्य है और परम श्रेष्ठ दर्शन से युक्त है। इसलिए संस्कृत भाषा को अधिक से अधिक लोगों को पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। काबुल से 168 लोगों को लेकर वायुसेना का विशेष विमान हिंडन हवाई अड्डे पहुंचा। देश में कोविड रोगियों की संख्या घटकर कुल संक्रमित लोगों की 1.09% हुई। पिछले साल मार्च के बाद सबसे कम मरीज। अब तक 58 करोड़ 14 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विपक्ष पर संसद में गतिरोध का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के रवैये के कारण सत्र में चर्चा नहीं हो सकी। तमिलनाडु से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ईला गणेशन मणिपुर के राज्यपाल नियुक्त। आज रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संस्कृत दिवस पर लोगों को बधाई दी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई का आज 382वां स्थापना दिवस और अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अमित खत्री ने 10,000 मीटर पैदल चाल में रजत पदक जीता। आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग ने आजादी के अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत वर्ष भर चलने वाले अमृत महोत्सव क्विज का आयोजन किया है। आकाशवाणी समाचार के साथ अमृत महोत्सव क्विज शीर्षक से ये कार्यक्रम FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे।
विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। एक राष्ट्र का जन्म, स्वाधीनता के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम बात करेंगे भीकाजी कामा और गोसाई भाई पटेल की और बताएंगे कुछ भूली बिसरी घटनाओं के बारे में भी। आज ही के दिन 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। भीकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को प्रभावशाली पारसी परिवार में हुआ था। अदम्य साहस और सत्यनिष्ठा की धनी भीकाजी कामा ने अपना अधिकांश समय समाज कार्य में बिताया। राष्ट्र के प्रति अटूट प्रेम के कारण उन्होंने पारिवारिक जीवन त्याग दिया और अपना जीवन राष्ट्र हित के लिए समर्पित कर दिया। अक्टूबर 1896 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भीषण अकाल पड़ा और उसके कुछ दिन बाद ही प्लेग की महामारी फैल गई। इस दौरान भीकाजी कामा ने पीड़ित लोगों की खूब सेवा की। 1905 में मैडम कामा पेरिस चली गईं और वहां पेरिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना में सहभागी बनी। नीदरलैंड्स और स्विट्जरलैंड में अज्ञातवास के दौरान कामा ने आंदोलन के लिए वंदे मातरम नामक क्रांतिकारी साहित्य भी लिखा और प्रकाशित कराया। उन्होंने मदन लाल ढींगड़ा को फांसी दिए जाने के विरोध में मदन की तलवार पत्रिका लिखी। आज ही के दिन 1907 में कामा जर्मनी के स्टुटगार्ट में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में शामिल हुई। वहां उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में अकाल के विनाशकारी प्रभाव की जानकारी दी। ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता और समानता की अपील के दौरान मैडम कामा ने ध्वज फहराया और उसे भारत की स्वतंत्रता का ध्वज कहा गया। इस प्रकार वे भारतीय क्रांतिकारियों की मां के रूप में प्रसिद्ध हुईं। कामा का ध्वज कलकत्ता ध्वज का संशोधित रूप था। उसका डिजाइन कामा और विनायक दामोदर सावरकर ने बनाया था। वह उन सभी झंडों में शामिल था जिनके आधार पर मौजूदा राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया। मैडम भीकाजी कामा उन महान विभूतियों में अग्रणी थी जिन्होंने विदेश में रहकर भारत की स्वतंत्रता की मशाल जलाई। आज के दिन के बारे में एक और रोचक तथ्य ये है कि ठीक 100 वर्ष पहले यानी 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों की होली जलाई। गांधी जी ने 31 अगस्त 1920 को ब्रिटिश शासन से असहयोग के अभियान की अपील की। लोगों ने स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों का बहिष्कार शुरू कर दिया और कर भुगतान से मना कर दिया। असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों ने सार्वजनिक रूप से विदेशी कपड़ों की होली जलाई। इस तरह के कार्यों ने ब्रिटिश सरकार को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत में उनके दिन गिनती के रह गए हैं। आज ही के दिन गुजरात के स्वाधीनता सेनानी गोसाई भाई पटेल ने मतवाड़ में 3 राष्ट्रवादियों की हत्या के विरोध में ब्रिटिश सिपाही से राइफल छीन ली और राइफल के बट से प्रहार किया था।
हालांकि गोसाई भाई गांधीवादी अहिंसा के सिद्धांत के प्रति आकर्षित थे, लेकिन वे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कुछ हिंसक घटनाओं में भी शामिल रहे। गोसाई भाई और उनके मित्रों ने पुलिस थाने पर हमले किए और बंदियों को छुड़ाने में सफल रहे। गोसाई भाई पटेल सफल राजनेता बने। उन्हें 3 बार गुजरात विधानसभा के लिए चुना गया। उन्होंने दांडी में विकास कार्य भी कराए। बाद में गोसाई भाई पक्के गांधीवादी बनकर उभरे। उन्होंने गांधीवादी विचारधारा पे अनेक पुस्तकें लिखी और 90 वर्ष की उम्र में स्वास्थ्य कारणों से मृत्यु पर्यंत समाज कार्य से जुड़े रहे। ये बहुत दिलचस्प बात है कि आज ही के दिन 1639 में तत्कालीन मद्रास की स्थापना हुई, जो अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। मद्रास की स्थापना स्थानीय नायक शासक से खरीदी गई जमीन पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। 71 साल पहले आज ही के दिन 1948 में स्वतंत्रता सेनानी शोएबुल्लाह खान को कासिम रिजवी के नेतृत्व में रजाकारों ने गोली मार दी थी। शोएबुल्लाह खान इमरोज पत्रिका के संपादक थे। शोएबुल्लाह कासिम रिजवी के स्वतंत्र हैदराबाद के विचार के खिलाफ थे। वे इस बात के पक्षधर थे कि हैदराबाद का विलय भारतीय संघ में हो। शोएबुल्लाह के इस अविस्मरणीय योगदान के लिए उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद ने उनके नाम पर पत्राचार के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी को स्वर्ण पदक देने की शुरुआत की। आज के लिए बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। नमस्कार। स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाली वीरांगनाओं की गाथाओं को कड़ियों में जोड़कर आकाशवाणी लेकर आया है अपराजिता। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर, हर सोमवार। सूचना और प्रसारण मंत्रालय आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इस महीने की 23 से 29 तारीख तक विशेष सप्ताह मनाएगा। इस दौरान आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग और इसकी क्षेत्रीय इकाइयां धरोहर, निशान और अपराजिता जैसे विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण करेंगी। दूरदर्शन देशभक्ति पर आधारित फिल्मों का महोत्सव आयोजित करेगा। इस दौरान स्टार्टअप, डिजिटल क्रांति, अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी होने तथा रक्षा और अंतरिक्ष जैसे विषयों पर दूरदर्शन विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी आजादी के अमृत महोत्सव पर माइक्रोसाइट शुरू करेगा, जबकि ब्यूरो ऑफ आउटरीच कम्युनिकेशन बीओसी संविधान निर्माण पर ई पुस्तक जारी करेगा। बीओसी 75 सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करेगा, जो स्वतंत्रता संग्राम के नायकों की प्रेरक कहानियां, विभिन्न क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियां, कोविड-19 टीकाकरण के बारे में जागरूकता और टोक्यो ओलंपिक में भारत की उपलब्धि जैसे विषयों पर केंद्रित होगा। गीत और नाटक कलाकार नुक्कड़ नाटक, जादू, कठपुतली, लोक गायन के माध्यम से आजादी के अमृत महोत्सव के संदेश का प्रचार करेंगे। प्रकाशन विभाग स्वतंत्रता संग्राम, क्रांतिकारियों पर ऑनलाइन क्विज आयोजित करेगा और विभाग द्वारा प्रकाशित स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पुस्तकों पर पॉडकास्ट श्रृंखला चलाई जाएगी। राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय अपने वेबसाइट पर आभासी फिल्म पोस्टर प्रदर्शनी आयोजित करेगी। फिल्म डिवीजन भारत में चलचित्र निर्माण में तकनीकी प्रगति के विषय पर वेबिनार और ऑनलाइन फिल्म समारोह आयोजित करेगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में।
ये आकाशवाणी है। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है हिंदी के जाने माने व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई को। आज 22 अगस्त है और जन्मदिन है हिंदी के जाने माने व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का। परसाई जी हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से निकालकर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। उनकी व्यंग्य रचनाएं हमारे अंतस्थल को छू जाती हैं। वे समाज की सच्चाई को बेपर्दा करती हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को जमानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद में हुई। 18 वर्ष की उम्र में वन विभाग में नौकरी की। खंडवा में 6 महीने अध्यापन। 1957 में नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन शुरू किया। जबलपुर से वसुधा नाम की साहित्यिक मासिक पत्रिका निकाली। नई दुनिया में सुनो भाई साधो, नई कहानियों में 5वां कॉलम और उलझी उलझी तथा कल्पना में और अंत में लिखा। बावजूद इसके वे व्यंग्यकार के रूप में विख्यात हुए। परसाई मुख्यतः व्यंग्य लेखक हैं, पर उनका व्यंग्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं है। उन्होंने अपने व्यंग्य के द्वारा बार बार पाठकों का ध्यान व्यक्ति और समाज की उन कमजोरियों और विसंगतियों की ओर आकृष्ट किया है जो हमारे जीवन को दूभर बना रही हैं। भारत के अमित खत्री ने केन्या की राजधानी नैरोबी में अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में रजत पदक हासिल किया है। अमित खत्री ने यह दूरी 42 मिनट 17.49 सेकंड में पूरी की। रक्षाबंधन का पर्व आज देश भर में पारंपरिक हर्षोल्लास से मनाया अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनके सौभाग्य, स्वास्थ्य तथा प्रसन्नता के लिए प्रार्थना करती हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि रक्षाबंधन प्रेम, स्नेह और विश्वास का प्रतीक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। काबुल से 168 लोगों को लेकर वायुसेना का विशेष विमान हिंडन हवाई अड्डे पहुंचा। देश में कोविड रोगियों की संख्या घटकर कुल संक्रमित लोगों की 1.09% हुई। पिछले साल मार्च के बाद सबसे कम मरीज। अब तक 58 करोड़ 14 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विपक्ष पर संसद में गतिरोध का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के रवैये के कारण सत्र में चर्चा नहीं हो सकी। तमिलनाडु से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इला गणेशन मणिपुर के राज्यपाल नियुक्त। आज रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संस्कृत दिवस पर लोगों को बधाई दी। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई का आज 382वां स्थापना दिवस
और अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अमित खत्री ने 10,000 मीटर पैदल चाल में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।